हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा था कि साइमन आयोग का गठन किन परिस्थितियों में किया गया। उसका मोटे तौर पे मूल सार यह था कि ब्रिटिश हुकूमत, खासकर ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो कंजर्वेटिव पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि भारतीयों को किसी भी तरह का कोई अधिकार दिया जाए। यार, जिस आयोग का गठन 1929 में होना था, जिस आयोग का गठन 1929 में होना था, उस आयोग का गठन वक्त से 2 साल पहले अर्थात 1927 में कर दिया गया। जिस आयोग का गठन 1929 में करना था, उस आयोग का गठन वक्त से 2 साल पहले अर्थात 1927 में कर दिया गया। और आयोग का आगमन जो होता है 3 फरवरी 1928 को होता है। यह साइमन आयोग के आगमन का डेट है। साइमन आयोग का आगमन 3 फरवरी 1928 में हुआ यारा, और साइमन आयोग का आगमन मुंबई में हुआ। चूंकि भारतीयों ने मद्रास अधिवेशन में यह साफ तौर पर निर्णय ले लिया था कि साइमन आयोग का विरोध किया जाएगा और विरोध पुरजोर होगा। विरोध का मूल कारण क्या होगा? तो विरोध का मूल कारण यह होगा कि इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं है। तो इसका जो प्रभाव पड़ना था और जिन बातों को भारतीयों को समझाना था कि आपके विरुद्ध आवाम की आम जनता है, इस आयोग को भारतीय मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जहां पर साइमन आयोग और उसके सदस्य ठहरते, वहां पर ध्यान रख लेना, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर चारों ओर की सड़कें वीरानी और सूनी कर दी जाती। एक धारा 140 लागू हो जाता। नहीं, मैंने साइमन गो बैक का नारा तुम आसपास में लगा नहीं सकते। आउटपुट इनपुट क्या होता कि मान लो कि जहां हम अभी हैं क्लासरूम में, यहाँ से 2 किलोमीटर दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब रोड पर कह दे कि भाई ई रोड से कोई गुजरेगा नहीं, कोई आएगा जाएगा नहीं, धरना नहीं देगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, माइक चोंगा नहीं लगाएगा। तो यहाँ से अगर 4 किलोमीटर दूर में कोई धरना प्रदर्शन करे भी साइमन गो बैक, तो आवाज यहाँ नहीं सुनाई देगा। स्वाभाविक है कि साइमन आयोग को सदस्यों को एहसास तक नहीं हो पा रहा था कि कुछ विरोध भी हो रहा है। लेकिन तब जब साइमन आयोग के सदस्य लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के आराम बाग में थे, जब तमाम राष्ट्रवादी ताकतों को इस बात की जानकारी मिली कि साइमन आयोग के सदस्य लखनऊ के आराम बाग में यारा, भारतीयों ने बड़का बड़का पतंग लिया और उसको उड़ाया और लिखा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का पतंग ऊपर में उड़ाया और ले जाके आराम बाग के ऊपर काटता, ऐसे काटता कि पतंग गिर के नीचे गिरता। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि साइमन आयोग का विरोध हो रहा है। ये बात लोगों को स्पष्टता समझ में आ गया। साइमन आयोग के सदस्यों को लगने लगा था कि कुछ कुछ भारत में होने लगा है। और उन्हीं परिस्थितियों में जब साइमन आयोग के सदस्यों को ये एहसास हुआ, ये आभास हुआ कि विरोध हो रहा है, लेकिन कितना पुरजोर विरोध हो रहा है ये जानकारी नहीं थी। ये जानकारी मिली तब जब साइमन आयोग के सदस्य कराची टू लाहौर, कहां से कहां बोला हमने, कराची से लाहौर तक जाना था, और ये जाना था रेल मार्ग से। और रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों एक दूसरे के समानांतर है। भर रास्ता साइमन गो बैक का नारा यारा लोग दिखाते चला गया। अब साइमन को लगने लगा है कि भारत में कुछ कुछ होने लगा है। और उसी समय लाहौर में लाला लाजपत राय पूरे दल बल के साथ वहां खड़े थे साइमन के विरोध में। और वहीं पर डीएसपी रैंक का अधिकारी था सॉन्डर्स। वही सॉन्डर्स को सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी की जिम्मेवारी दी गई कि साइमन आयोग के तमाम सदस्यों को सुरक्षित यहां से निकालना है, ले जाना है। और वही सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। लेकिन यारा कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता है, इस बात को दिमाग के जहन तक में नहीं ला सकता है कि लाला लाजपत राय जैसे शख्सियत के ऊपर कोई लाठी चार्ज करने की जुर्रत भी कर लेगा। परिस्थिति बदल गई, हालात बदल गए। सॉन्डर्स ने बेरहम तरीके से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों से प्रहार किए। वहां से महज 20 फरलांग की दूरी पर खड़े थे शहीद आजम भगत सिंह। वो भी भीड़ को चीर कर वहां जाना चाहते थे, लेकिन बेबसी का आलम इतना चरम पर था कि वो चाह करके भी कुछ कर ना सके। लेकिन आगे चल करके तो भूचाल खड़ा किए थे वो भी। जब सॉन्डर्स को वध किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। आउटपुट ये हुआ
कि लाठियों की बेरहम चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1 माह के अंदर अंदर मृत्यु हो गई। तभी तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट, मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील के समान होगा। तो ताबूत में कील के समान एक कथन किनका है? तो ये कथन लाला लाजपत राय का है। तभी राष्ट्रवादी तबकों में से खासकर क्रांतिकारी गुट वालों को ये लगा था कि लाला लाजपत राय गांधीवादी रणनीति के समर्थक हैं। अगर गांधी की सत्य और अहिंसा, धरना और प्रदर्शन की रणनीति को ब्रिटिश हुकूमत ऐसे विधि व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर, विधि व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर अगर कत्ले आम कर दे तो ये तरीका हो जाएगा गांधीवाद की रणनीति से जो लोग स्वतंत्रता मांगना चाहेगा, अपनी बातों को रखना चाहेगा, उसका वध होगा। इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया कि ना, ये गलती कोई मामूली गलती नहीं है और इसका लिए सजा कोई मामूली सजा नहीं होनी चाहिए। तभी बड़े और कड़े निर्णय लिया गया और यही निर्णय लिया गया गांधी वध का, यही निर्णय लिया गया गांधी वध का। और इसी का परिणाम था कि अंततः गांधी वध की रणनीति बनी, इसका गांधी वध का यही निर्णय लिया गया सौंदर्स वध का, और यही सौंदर्स हत्याकांड का आगे चल करके ताना बाना बोला जाता है। भारत में साइमन आयोग के सदस्य जगह जगह पर घूमे और घूमने के उपरांत साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को सौंपा। उसमें पहला चीज कहा कि प्रांत में द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब शक्तियां जो 2 टुकड़ों में बटी है, उन शक्तियों को समाप्त किया जाए। संघीय फेडरल सिस्टम, संघीय सिस्टम का क्या मतलब होता है यारा? कि केंद्र अपनी जगह पर स्वतंत्र है, राज्य अपनी जगह पर स्वतंत्र है, कोई किसी का आका नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। तो यहां पर इस तरह की बातों, मतलब प्रांत से द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांत से द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में संघीय ढांचा दिया जाना। आगे आया केंद्र में भारतीयों को कोई अधिकार ना हो, इसका मतलब है कि राज्यों में भारतीयों को अधिकार दिया जाए। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन हो। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को बढ़ाया जाए, मतलब एमएलए की संख्या में वृद्धि किया जाए। अल्पसंख्यकों के ऊपर विशेष अधिकार दिया जाए और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आयोग के गठन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मतलब हर 10 साल में जो भिखमंगा वाला गुरु दक्षिणा देते जाएगा, अंग्रेज सब की सब व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगा। साइमन आयोग की रिपोर्ट को जरा एनालिसिस कर लो। क्या कह रहा है कि प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, जिसकी पूर्ति 1935 में होगा। दूसरा, संघीय ढांचा का विकास हो, जिसकी भी पूर्ति 1935 में होगा। कुछ चीजें जो स्पेशल इसकी है, उसमें से बर्मा को भारत से अलग किया जाना, उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रांत का दर्जा देना, हाई कोर्ट किसके अधीन हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन हो। केंद्र में भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया जाना, जो भी 1935 में किया गया था। गौर करोगे, आगे चल करके पढ़ाएंगे। 1935 में केंद्र प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया था और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया था। तो ये साइमन आयोग की अपनी एक रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के टोटल पहलू महत्वपूर्ण थे और कह सकते हो कि बहुत हद तक भारतीयों के पक्ष में था। ये भारत में पनपती राष्ट्रीयता का परिणाम था। ये 1929 के लाहौर अधिवेशन का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये इसने अपनी रिपोर्ट तो दी और उस रिपोर्ट में ये तमाम चीजें जो बहुत हद तक कह सकते हो कि भारतीयों के पक्ष में था। ये रिपोर्ट 1930 में दिया गया। जिस आयोग का गठन 1927 में हुआ था, जिस आयोग का आगमन 1928 में हुआ था, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। ये था साइमन आयोग। अब आगे आएगा इसी पर आधारित ब्रिटिश हुकूमत की एक और रणनीति का हिस्सा, और वो रणनीति का हिस्सा था फूट डालो और राज करो, या ऐसी समस्याओं में भारतीयों को उलझाओ जिसको भारतीय कभी पूरा ना कर सके। और इसी कड़ी के क्रम में आएगा एक और चीज, और वो आएगा नेहरू रिपोर्ट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेहरू रिपोर्ट की पूरी कड़ी को लेकर के। पीडीएफ ये तुम लोगों के सामने है। जय हिंद, जय भारत।